सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, आज के दिन दो बड़ी हैपनिंग्स हुई। पहली हैपनिंग तो ये जनाब, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को खत लिखा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्होंने खत मौसूल भी हो गया है। खत में कहा गया कि जनाब आपने, जाहिर सी बात है, वजीर आजम साहब ने 9 अगस्त 2023 को असेंबली तहलील कर दी थी, तो तकरीबन 90 रोज का टाइम होता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो आए बैठ के बात करते हैं और एक 90 रोज के अंदर की तारीख पर मुशावरत कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी खतूत लिख दिए गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को ये खतूत लिखे गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जाएगा और हो सकता है कि 1-2 रोज के अंदर मुलाकात हो। लेकिन क्या यह मामला वाकई में इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा, या यह मामला भी अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में यह ऐलान कर चुकी है कि वो अदालत जाएगी, और जो इससे पहले एक शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 14 तारीख तक तमाम चीजें नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से मुकम्मल की जाएंगी, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस करवा सकता है। एक साथ साथ एक और मामला, क्या वाकई में तहरीक इंसाफ के सरबरा को इस वक्त बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, उस समाअत के हवाले से कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तोशा खाना का जो फैसला आया है वो जल्दबाजी में दिया गया है। कई गवाहान को पेश करने की बात की गई, लेकिन गवाहान को नहीं सुना गया, हक़े दिफा तक नहीं दिया गया। कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जिस पर बात करनी चाहिए। आज इस पर बात करेंगे, दोनों चीजों पर। उसामा गाजी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। हसन रजा पाशा माहिर कानून है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। अगर उसामा भाई इजाजत दें, पाशा साहब से जरा आगाज कर लेते हैं, उनसे जरा ये मामला पूछ लेते हैं। पाशा साहब, ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज भी इसकी समाअत हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट में हुई थी, और आने वाले रोज में भी इसकी समाअत होनी है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत चल रही थी, तो मैं अक्सर माहिर कानून को सुन रहा था, उनका यह कहना था कि जनाब ये जल्दबाजी में सुना गया है। तहरीक इंसाफ के सरबरा के फैसले की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज की बात जो मैं कर रहा हूं उसको थोड़ा जल्दबाजी में सुना गया। आज जो समाअत हुई उसको आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जो मैं आपका सवाल समझा हूं वो इस तरह है उसका कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो 100% दुरुस्त हैं, और जब ये फैसला हुआ था उस वक्त भी हमने उसके फैसले के जो मंदरजात वो पढ़े और जो तरीकाकार था उसको ज्यादा वॉच किया, तो उस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये अल्टीमेटली ये जो डेफिशिएंसीज हैं इस फैसले में, मसलन उनको डिफेंस का मौका ना देना, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने गवाहान की लिस्ट दे दी थी, उसके बावजूद उनको इररेलेवेंट करार देना, फिर 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया मैटर के जी के ये जो एप्लीकेशन है पीटीआई के चेयरमैन की के मेंटेनेबिलिटी के हवाले से उसको पहले एड्रेस किया जाए। तो दोनों दफा वो उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में, 7 दिन का टाइम था, तीसरे दिन उन्होंने फैसला कर दिया। फिर दूसरी दफा जब गया तो सेम डे, यानी एक ही दिन, उसी दिन ही फैसला करके आगे मेन केस का भी फैसला कर दिया। तो ये उजलत नजर आ रही थी, और इसका हम ये समझते थे कि इसका बेनिफिट उनको मिलना है और वो मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इंतहाई अदब और एहतराम के साथ एक जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मरहले पे, जबकि मामला वहां पे पेंडिंग है, मेरिट पे कोई केस नहीं सुनना चाहिए था, और ना ही ऐसे रिमार्क्स और ऐसी ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी। ये नजर आ रहा है कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर इस्लामाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये बड़ा मुश्किल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए या और किसी सबऑर्डिनेट जज के लिए कि वो इन ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स की मौजूदगी में अदरवाइज फैसला करें। हालांकि अगर उनकी सजा को देखा जाए तो महज 3 साल है, जिसको कानूनी इस्तिलाह में हम शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, और ये हो जाती है। लेकिन एक बदकिस्मती आप बताता चलूं कि कुछ मामलात
ऐसे होते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो सूरजमुखी का रोल प्ले करते हैं कि जिधर सूरज जाता है उनका रुख उधर ही मुड़ता चला जाता है। आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर साहब को 1 साल और कुछ महीने सजा हुई, तो उनकी सस्पेंशन जो है वो 2 महीने से ज्यादा अरसे के बाद हुई। अच्छा। ये भी एक यूनिक था। उस वक्त भी हमने एतराज किया था कि ये गलत हो रहा है। आज भी हम ये समझ रहे हैं कि 3 साल शॉर्ट सेंटेंस है, तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब अदालतों में सियासत आ जाती है तो फिर सूरत हाल वो सर, नहीं मैं आपसे अगर प्रिसाइसली पूछूं, अगर ये मामला अब जाहिर सी बात है कल इस मामले में समाअत होगी और 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी गालिबन इसकी समाअत होगी। सर अगर आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा सर, मैं फिर आपसे दोबारा रिकनेक्ट करता हूं। मैं अपने पीसीआर को कहता हूं जरा दोबारा रिकनेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से पाशा साहब से जरा बात हो सकती है। मीनवाइल फराज लखानी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर लिया। अच्छा उसामा भाई, ये बताइएगा, अगर मैं ये, क्योंकि कानूनी टर्म है आजकल तो रुकने पार्लियामेंट भी कानून ज्यादा बेहतर जानते हैं, एंकर्स भी ज्यादा बेहतर जान रहे होते हैं, रोजाना के मामला देख रहे होते हैं, आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ कल उनके सरबरा को मिलने जा रहा है? अब उसमें 2 चीजें हैं। अगर उनका फैसला मुअत्तल होता है तो जाहिर सी बात है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उनका फैसला कलअदम होता है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल भी करार पाएंगे। क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगर आज की समाअत का अहवाल आपसे पूछो तो? सलमान, प्रेडिक्शन तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह सभी लोगों का इस चीज पर इत्तेफाक था, सुप्रीम कोर्ट बार हो, लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जिस तरह का जज हमारे इजलास ने फैसला किया है, ये ठहर ही नहीं सकता। लेकिन इत्तेहाद हसन साहब तो ये कह रहे थे कि पहली हेयरिंग पर ही खत्म हो जाएगा। बहुत से मुखला के ख्याल था कि पहली हेयरिंग पर ही आमतौर पर, जिस तरह पाशा साहब भी फरमा रहे थे कि रिहाई हो जाती है जमानत पर 3 साल की अगर सजा हो, तो आम रूटीन में तो यही मैटर है। लेकिन आप देखिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस पर कई हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं उसरा हो सका। आप देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या करती है इस पर। लेकिन आगे तो एक केस तैयार है, दहशतगर्दी की अदालत ने कह दी कि इमरान खान साहब को उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, इख्तियार दे दिया है पुलिस को। तो लगता नहीं है कि जल्द इमरान खान साहब की कोई इस तरह से रिहाई हो सकती है, क्योंकि 180 तकरीबन केसेस हैं और साइफर का भी है, दहशतगर्दी के कई हैं, कई में उनकी जमानत खारिज हो चुकी है क्योंकि वो जेल में थे और अदालतों में पेश नहीं हो सके इस वजह से। तो लेकिन सबसे मजबूत केस जो बनता नजर आया वो यही था। इस पर बड़ा काम हुआ, जिस तरह से तेजी से हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी केसेस भी शायद बड़ी तेजी से बह जाएंगे, क्योंकि 9 मई से पहले भी इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालत में कई केस चल रहे थे और बहुत से केसेस थे और वो पूरी दुनिया में हाईलाइट हुए कि शख्स जिस पर कातिलाना हमला हो चुका है उसी पर दहशतगर्दी, वो दहशतगर्द है। तो अभी तो फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी रिहाई हो सकेगी। इस केस में तो खत्म होना ही था। आपने पाशा साहब की बात सुनी, आप किसी की वकील से बात कर रहे थे कि अमजद परवेज साहब सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा जब उन्होंने, तो बिल्कुल ही और माहौल बन गया जब उन्होंने कहा कि जी हत्या दिफा तो खत्म नहीं किया जा सकता। और क्या ये केस आम केसेस की तरह चला है? जमाल साहब जो है, मंजूर साहब, उनके बारे में वो जिस तरह पीडीएम के कहते हैं हम ख्याल जजेस, उनमें उनको भी शामिल किया जाता और वो थोड़ा टफ टाइम दे रहे थे लतीफ हुसैन साहब को। लेकिन वहां भी ये हुआ कि वो भी हैरान हो गए कि अच्छा ये जिस केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा बार-बार कि आप गलत फैसला दे रहे हैं, काबिल समाअत होने पर उसको दोबारा देखें, तो उन्होंने उसी अपने गलत फैसले की बुनियाद पर ही उसी दिन काबिल समाअत करार दिया, उसी दिन सजा भी सुना दी। तो जो वकील हैं वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है। मगर जाहिर है कि अब इमरान खान साहब के 180 मुकदमात हैं, तो 180 के 180 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी का डालते चले जाएंगे और चंद हफ्ते भी अगर हर केस में लगेंगे तो सालों तो लग सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे मजबूत केसेस में से था और आइंदा जो केसेस हैं वो भी शायद मुश्किल हो जाएगा। खैर नहीं, बढ़ते चले जाएंगे, गिरफ्तारियां उनकी उसी तरह होंगी जिस तरह हमने शहरी रफीदी की और अली मोहम्मद खान साहब की देखी है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं फराज साहब की तरफ भी रहूंगा, लेकिन मेरा राब्ता बहाल हुआ है पाशा साहब से, मुझे 1-2 सवाल उनसे जरा करने थे। पाशा साहब, ये बताइएगा, अगर कल रिलीफ की अगर बात की जाए कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को अदालत से थोड़ा बड़ा रिलीफ भी मिल जाता है, तो 2 सूरतें हैं, एक तो मुअत्तली है और दूसरा है सजा को कलअदम करार देना। आपको लगता है कि सिर्फ मुअत्तली होगी और जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन सजा रहेगी, और अगर सजा ही कलअदम करार दी जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल भी हो जाएंगे, क्योंकि अब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि सजा हो चुकी है 5 साल तक, लेकिन अगर कलअदम करार दी जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल होंगे। इन दोनों में से क्या होता देख रहे हैं आप कल? सलमान साहब, एक तो अर्ज करता चलूं कि कल मेन केस नहीं लगा हुआ, बल्कि वो जो सेक्शन 426 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगी हुई है, जो कि सिर्फ इस मकसद के लिए फाइल होती है कि सजा को
सस्पेंड किया जाए। तो एट द मोस्ट जो रिलीफ मिलेगा इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ये मिलेगा कि उनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन आप कहते हैं कि बर्रियत हो जाएगी या वो कलअदम, वो मुमकिन नहीं है। वो लेटर ऑन जब अपील की अपनी बारी आएगी तो फिर वो सजा कलअदम करार, अगर वो बरी होते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये बर्रियत का केस बनता है तो फिर उनको बरी कर देंगे। लेकिन अभी सस्पेंशन होगी और ऐसी सूरत में वो जो उनका 5 साल का जो उन पे जो लगाया गया है लॉग कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते नायली, वो इसी तरह बरकरार रहेगी अनटिल एंड अनलेस। सर आज साइफर के मामले में भी तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए ना, और जाहिर सी बात है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से, तो अगर कल रिहाई होती है तो उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं होगी? जी आप ये देखें कि जो पहले केसेस जिनमें उनकी प्री अरेस्ट बेल मुख्तलिफ अदालतों में लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद जो मुख्तलिफ अदालतों में से उन्होंने बेल कराई हुई थी, वो सारी बेल जो है वो डिसमिस हो चुकी है। तो अब उनको दोबारा बाहर आने के लिए हर केस में सेपरेटली बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। और दूसरी बात जो साइफर के हवाले से आपने कहा है, साइफर में के केस में भी उनकी गिरफ्तारी जेल के अंदर ही डाली जा सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। अच्छा, फराज साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर अनम्यूट कर लीजिएगा आपका, मेरे ख्याल से शायद स्काइप म्यूट हुआ है। जी क्या हाल है आपके? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, इस सारे मामले को, अदालती मामला अपनी जगह पे, लेकिन सियासी जमातें भी इस पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ लेकर आती हैं, और सियासत पर जाहिर सी बात है हर जगह पे होती है। अतर ताहड़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब 40 बार तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इस केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और उसको कबूल किया गया। उन्होंने कहा कि जनाब ये बराबर वाली कोर्ट में आ जाते थे, लेकिन इस कोर्ट में नहीं आते थे क्योंकि उनको पता है कि ये तोशाखाना वाला मामला जो है ना वो क्लियर कट मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या व्हाट डू यू थिंक, आपका इस मामले पर क्या कहना है सर? बड़ा सिंपल है कि देखिए ना, आप एक चीज अंडर ट्रायल है हाईकोर्ट में, आप उसके ऊपर असरअंदाज होना या कोई रिमार्क्स देना मुनासिब बात तो नहीं थी। ये तो आपके सामने बज़ाहिर है कि एक चीज के ऊपर आप कमेंटिंग कर रहे हैं, और खासतौर पे ऐसे मंचर पे बैठ के, तो वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं सबके सामने कि इससे क्या साबित हो रहा है और क्या क्या दिखाया जा रहा है लोगों को। तो बहुत सारे केसेस हैं जुडिशरी में जो पेंडिंग है, लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं लोअर कोर्ट्स में, दूसरे कोर्ट्स में, तो वो केसेस क्यों नहीं इतनी इम्पोर्टेंस के ऊपर है। मैं तो समझता हूँ कि एक जो चीज है, जो प्रैक्टिस है, उसको चलने देना चाहिए निजाम को। सर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने कैरियर को दांव पर लगाया है एक शख्स की मोहब्बत में, या मैं आपके सामने है ना, आप भी ऐसा समझते हैं? कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए ना, आप कमेंट्स देखें ना, यू कैन वेल इमेजिन एनीबडी, एनी कॉमन सेंस, कोई भी कॉमन पर्सन आप उठा के देख लें तो प्रिवेलिंग सेंस वो यही बात कहेगा कि यार क्या जरूरत थी असरअंदाज होने की, या उसमें क्या जरूरत है उस चीज में करने की जो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, हाईकोर्ट में चल रहा है। लेट द केस रन ऑन इट्स मेरिट, रादर देन उस पर असरअंदाज हो, या रादर देन उस पर हम अपने कमिटिंग करें। मेरा ख्याल नहीं था कि ये मौका था कि जो ना, वैसे ही बहुत ज्यादा नागलापन हो चुका है पास में, आपको अच्छा, पता ही है। तो ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से केस चला उससे मुतमईन है आप? चले मैं अगर इसकी बात कर लूं तो 7 दिन में फैसला देना था, 3 दिन में फैसला दे दिया सर। फिर जो गवाहान है उनको पेश करने की हिदायत नहीं गई, 1:30 बजे कहा गया इमरान खान के वकील की जानिब से कि जनाब हम कराची से बुलाना है, कराची से गवाहों को लेकर आना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जरा इररेलेवेंट है, उसको हटा के रख दिया था। तो ये अब ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से केस चल रहा है, आपको लगता है कि वो सही है, सही तरीके से चला, या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? नहीं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जैसे चल रहा है, जो निज़ाम है वो होना चाहिए, इसमें कोई असरअंदाज ना हो, और मैं तो समझता हूँ इस पर कोई असरअंदाज होना भी नहीं चाहिए। इट शुड बी टेकन एज अ रूटीन केस, और जहाँ हम कहते हैं ये बात कि इंसाफ सबके लिए अवेलेबल है, तो सबके लिए दिखना भी चाहिए ना। एक के लिए प्रिविलेज थोड़ी होना चाहिए कि जो ना उसको हर जगह पे प्रिविलेजेस मिलते रहे और वो हर जगह से जो ना बेले लेते रहे, चाहे वो कोई भी केस हो, किसी किस्म का भी केस हो। तो मेरा ख्याल है कि इस पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और इस बात का मैं तो कम से कम ये इसी तरह देखता हूँ कि ये डायरेक्ट एक जो है ना इन्फ्लुएंस होने वाली
बातें हैं जो की गई हैं, ये मुनासिब नहीं है, खासतौर पे इस वक्त पे जब जो है ना ऑलरेडी चीज हाई कोर्ट में है। ठीक है, अच्छा सर, ये पाशा साहब ये बताइएगा, इसी केस के अंदर तोशाखाना के अंदर बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह पेश नहीं होते, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए पुलिस जमान पार पहुंची, फिर वो आपने देखा था सर जो मामला वहां पर रहा, ह्यूमन शील्ड वहां पर मौजूद थी, जो सारे मामला हुए, फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह अदालत गए तो अदालत के अंदर नहीं जा सके, बाहर उन्होंने जो है अपनी अटेंडेंस लगवाई थी, तमाम चीजें हुई थी। तो इसको अगर ट्रायल को पूरे पर्सपेक्टिव पर देखा जाए तो आपको लगता है कि ट्रायल मुनासिब हुआ है, सही हुआ है, या आपको लगता है नहीं तहफुजात हैं, 7 दिन का ट्रायल 3 दिन के अंदर कर दिया गया, गवाहों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, हक दिफा नहीं दिया गया, जो बातें की जा रही हैं? देखिए मिर्जा साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, और जो पहले सवाल आपने किया था जजमेंट के हवाले से, तो उस पे तो मैंने अपनी राय दे दी कि उस पे हमारी भी रिजर्वेशंस थी। ठीक है, जो इस ट्रायल का ताल्लुक है, तो ट्रायल का सारा जो मुद्दा है और सारा जो एतराज है वो उनके वकला साहबान पे और उन पे जाता है कि उन्होंने ट्रायल में तावन नहीं किया। अच्छा। आप देखें कि कितनी तारीखों पे कोर्ट ने बुलाया कि आप ये फर्ज जुर्म आयद करना है और वो नहीं आए, और 40 पेशियों में से टोटल 3 पेशियों पे वो हाजिर हुए, और जितनी मुश्किल से वो आए वो आपको आपके सामने है। फर्ज जुर्म उस वक्त आयद हुआ जब 9 मई को उनकी अरेस्ट हुई थी, वरना उससे पहले वो अदालत में हाजिर होना मुनासिब नहीं समझते थे। ये उनका अपना तरीका कार होगा और उनके वकला की यकीनन अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में कि क्या करना है, लेकिन अदम तावन अपनी जगह पे मौजूद है। अब बात कर रहे हैं कि 7 दिन में ये ट्रायल मुकम्मल हो गया, तो उसकी भी मैं बताता हूँ आपको। फर्ज जुर्म आयद होता है, उसके बाद डेट होती है एविडेंस की। एविडेंस 2 गवाह सिर्फ पेश किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो 1 दिन में खत्म होने वाला केस था। वो 2 गवाह 2 दिन उन्होंने जिरा की लगाए, वो फारग हो गए, और उसके बाद स्टेटमेंट 342 सीआरपीसी की रिकॉर्ड हुई, और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना डिफेंस देना चाहता हूं। अगली डेट पे उन्होंने डिफेंस के लिए रख दिया, और ये डिफेंस का मौका ही नहीं मिला और खत्म हो गया। तो ये इनफैक्ट अगर विल हो काम करने की और आम हालात में भी कोर्ट्स इस तरह करें आम मुल्जिमों का, तो ये केस, इस तरह के केसेस 7 से 8 दिनों में खत्म हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप ये नजीर बना दें कि ये कैसे मुमकिन हो गया। मुमकिनात है, लेकिन हमारा चूंकि परसेप्शन है, हम आदी हैं डिले के, लेट होने के, तो जब कोई चीज टाइमली हो जाए तो हमें हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है, ओ जी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। हालांकि इतनी जल्दी खत्म हो सकता है अगर जो 7 दिन का अगर केस था, अगर उसको 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया गया तो ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई, उसमें अगर कोई कोताही हुई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर वो केस खत्म हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अगर आप पॉलिटिकल नजर से देखें तो फिर जो इन खान साहब के और पीटीआई के हमायती हैं वो जरूर ये कहेंगे, देखें जी कितनी जल्दबाजी में इन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड की, ये किया वो किया। लेकिन दूसरी साइड से देखें तो उनका है जी, चूंकि उन्होंने मौका नहीं दिया, आए ही नहीं अदालत में, बुलाते रहे बार बार, 40 पेशियों पे सिर्फ 37 पे आए, बाकी पे उनकी एप्लीकेशन आती रही। तो ये दोनों साइड पे एक साइड पे डिले नजर आया और दूसरी तरफ से जो है जल्दबाजी नजर आई। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सर थोड़ा दीगर मामला पर भी बात कर लेंगे। पाशा साहब और फराज लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी सियासत का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि सियासतदान अपने मसले खुद या पार्लियामेंट के अंदर सॉल्व नहीं करते हैं और ये फिर मसले फिर अदालतों में जाते हैं, और जब अदालतों में जाते हैं तो फिर अदालतों के हवाले से भी मुख्तलिफ चीजें निकल कर आती हैं। जैसे आज ही अततारड़ की मैं गुफ्तगू सुनाऊं आपको, या फिर नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की कि अदालत पर फिर सवाल उठाने किए जाते हैं। इससे अच्छा बेहतर ये मामला होता है कि सियासतदान अपने फैसले खुद करें या पार्लियामेंट के अंदर करें। पार्लियामेंट एक मुनासिब फोरम होता है सियासतदानों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के फैसले वहां पर होने चाहिए। लेकिन अब सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है जो कि उनको मौसूल भी हो गया, और ये कहा गया कि जनाब 1-2 दिन में आके मुलाकात करें और 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शन की तारीख देनी है। इलेक्शन कमीशन इससे पहले शेड्यूल जारी कर चुका है और 14 दिसंबर तक उन्होंने
नई हल्का बंदियां, मर्दमशुमारी के तमाम जो हुज्जत होती है, तमाम मामलात होती है, एक्सरसाइज होती है, उन्होंने कहा जनाब 14 तारीख तक तो ये होंगे, उसके बाद इलेक्शंस करने की पोजीशन में इलेक्शन कमीशन होगा। अब क्या ये मामला भी अदालत में जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस मामले को लेके वो अदालत के जाएंगे। तो क्या वाकई में अब इलेक्शन की डेट भी अदालत की तरफ से आएगी? उसामा गाजी, हसन रजा पाशा साहब, फराज लखानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसामा भाई, ये बताइएगा, ये आज तक सियासतदान अपने मसले खुद क्यों नहीं सॉल्व करते, और जब सॉल्व नहीं करते फिर ये मामला अदालतों में जाते हैं, और जब अदालतों में जाते हैं और किसी एक फरीक के हक में और एक फरीक के खिलाफ फैसला आता है तो फिर अदालतों पर नुक्ताचीनी की जाती है, उन पर मुख्तलिफ किस्म की जानिबदारी के इल्जामात लगाए जाते हैं। आपको ये जनरल इलेक्शंस की डेट का मामला भी अदालत जाते हुए नजर आ रहा है? किसी न किसी हैसियत में तो ये जाएगा। आप देखें कि इस वक्त अब पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अहमदुल्ला साहब ने जो बातें की हैं कि जी नून लीग भी अनकरीब वही बात कहेगी जो तरीके साहब कह रही है इलेक्शन के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत बुरा होगा, फरवरी से आगे की सूरत नहीं जाने चाहिए, फिर हम मिलकर तहरीक चलाएंगे, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का ही किरदार होगा, वही सर्टिफिकेट होंगे। अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर आवाजें उठ रही हैं। लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि इतने भोले हैं, इतने मासूम, इतने सादा हैं कि जब खुद इन्होंने कहा कि जी मर्दमशुमारी वाला मामला है और उस वक्त इनको अंदाजा नहीं हो रहा था। हमारे सियासतदान बड़े अरसे से हैं, इनको भी पता लग रहा था कि इनके साथ क्या गेम हो रही है, लेकिन खुद इन्होंने ये होने दी। और उसके बाद इनका ख्याल था कि फिर भी शायद केयरटेकर सेटअप आएगा तो उसमें हमें जितने हमारा ख्याल है उस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। देखा खैबर पख्तूनख्वा से सारी कबीलें उड़ गई। अब खबरें भी हैं कि शायद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है हाजी गुलाम अली साहब, उनके लिए भी मुश्किलात हैं, तो वहां से हमें मौलाना फजल रहमान साहब जुमेतुल इस्लाम बिल्कुल फारिग होती नजर आ रही है, उनको वो परेशानी है। तो लिहाजा आप इसी तरह से आप देखेंगे कि जब नून लीग को भी लगेगा कि जनाब काबीना में हमारे लोग तो हैं, आज चीमा साहब हो या उमर साहब साहब हो दीगर, लेकिन हमारी बात उस तरह नहीं बन रही, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी उस तरह नहीं हो रही, जो जीरो रिस्क कहा जा रहा है या डील हो गई है या गारंटी मिल गई है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो फिर वो आवाज उठाएंगे। तो असल में अपने मफादात का मामला है। अगर स्ट्रिक्टली आइन और कानून का होता तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हुक्म दिया था, अगर 90 दिन नहीं थे तो उस वक्त मान लिया जाता या उस वक्त भी कहा जाता, लेकिन उसमें कहा गया कि गलत तरीके से असम्बलियां तहरीर हुई थी और अब हम अच्छे तरीके से असम्बलियां तहरीर कर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन पहले खास वजूहात कुछ नहीं, बस मर्जी से हमने कर दी है, सिर्फ 2-4 दिन पहले। तो ये जब होगा, जब अपने मफादात देखे जाएंगे, हमें क्या सूट करता है या इस तरह से प्रेशर है, उसके बाद तो फिर हमारे पास उसमें और इसमें उसामा भाई आपको नहीं लगता थोड़ा फर्क है? उसमें ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि कहा गया था कि गलत तरीके से असेंबलियां डिसॉल्व की गई थी, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया था कि एक सियासी जमात के सरबरा की ख्वाहिश पर जो वजीर आला हैं उन्होंने जाहिर सी बात है असेंबलियां डिसॉल्व की हैं, ना ही कोई इसके अंदर कोई डिस्कशन हुई, ना मामला हुए। यहां तो वजीर आजम साहब ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया ना, और वो कर सकते हैं। अगर वजीर आला खुद इस ख्वाहिश का इजहार करें कि जनाब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है तो शायद कोई सवाल ना उठाए, लेकिन पार्टी का सरबरा अगर उस ख्वाहिश का इजहार करेगा और इंपोज करेगा उस फैसले को वजीर आला पर या फिर वजीर आजम पर, तो सवाल शायद उठता है। सर, वजीर आला मुराद अली शाह साहब थे सिंध के, क्या वो जरदारी साहब को या बिलावल साहब को इनकार कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा था कि मर्दमशुमारी वाली मीटिंग ये जो है मैं तो जाऊंगा ही नहीं, हमारे इस तरह इख्तिलाफात होंगे सब मान लिया। तो हमारे यहाँ ये है कि जो पार्टी का सरबराह है जिस तरह से वो कहता है, उसके बाद रिजवाई साहब ने मान लिया ना, मतलब उसके बाद जाकर या तो वो इनकार कर देते, तो फिर यहाँ हुआ कि 2 दिन पहले आपने तहरीर कर दी, तो ये मौक़िफ़ अपना अपना होता है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानना, जब आइन की इंटरप्रिटेशन हमने अपनी इतनी करनी है, वैसे तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जब इतराज आ जाएगा तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर जाहिर है कि जिसकी इतनी ताकत होगी, जितना जिसका होगा वो उस पर चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेगी। अब हम सारे रोकर बैठते रहे कि जनाब के सदर ने कह दिया, आइन में दर्ज है, सदर के पास इख्तियार है, तो कह लीजिए इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन भी अगर कह दे तो फिर भी अगर ना हो तो कोई क्या कर ले? तो यहाँ इदारों की उस तरह भुगत नहीं रही, इदारों का आपस में मामला खराब है, तो जो जिसका जितना ताकत होगी, जिसका जितना दोस्त चलेगा वो उतना चला लेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा मैं नहीं जाता इलेक्शन कमीशन सदर के पास, तो कोई क्या कर लेगा? सदर साहब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को अहकाम दे देगी तो क्या हो जाएगा? कह देगा जी मैं वहां बैठा, जो करना है कर ले। तो अगर जहां ताकत का महवर जिसके साथ होगा वही सर, ये तो ओपन एंडिंग वाली बात हो जाएगी ना कि हर चीज में ओपन एंडिंग है, इसका कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 1 साल तक इलेक्शन ना हो तो कोई क्या कर सकता है? दफा 144 लगाएं और अगर कोई बाहर निकलता है उसको पकड़ लें, गिरफ्तार कर जाता, उसके भाई को पकड़े, उसके बाप को पकड़े, माँ को पकड़े, बहनों को पकड़े, किसी को भी पकड़ के आप अंदर कर दें, देखें क्या होता है, कौन निकलेगा? कोई भी नहीं निकल सकता। अब तो आप चाहे 1 साल या 2 साल तक आगे लीजिए इलेक्शन, कोई क्या कर लेगा?
बात दुरुस्त है। और 300 का तो सर 300 से ऊपर का डॉलर हो गया है ओपन मार्केट के अंदर, पेट्रोल तकरीबन 300 को टच कर रहा है, लोग अपने घर का राशन डलवाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको दूसरी इज्जतों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर फराज भाई ये बताइएगा सर, सियासी जमातों ने मिलकर तो मतलब जाहिर सी बात है मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये फैसला किया था कि आप जो है वो पहले नई मरदमशुमारी के नोटिफाई करेंगे, नई हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद इलेक्शंस में जाएंगे, और उसमें जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। अब पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए, जो कि नई मरदमशुमारी और नई हल्के बंदियों के सामने पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर पीपल्स पार्टी एतराज क्यों कर रही है? उस वक्त मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं मानेंगे बात को। अच्छा, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि सीएम पंजाब ने कर दिया, असेंबली डिसॉल्व कर दी और जो है ना पार्टी सरबराह के कहने पे कर दी, तो सीएम पंजाब ने ये भी तो कहा, फॉर्मर सीएम पंजाब ने, कि मैं नहीं चाहता था लेकिन पार्टी चेयरमैन ने कहा तो मुझे करनी पड़ी। लेकिन सीएम सिंध साहब ऐसा नहीं कहेंगे, सीएम से सिंध तो वो कहेंगे जो पार्टी कह रही है। तो दो बातों में अलग अलग तजाद है मेरा ख्याल है। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो आपने मुझे कहा कि मुश्तरका काउंसिल ने ये फैसला किया कि जो ना ये मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन सब चीजें होनी चाहिए, तो देखें वो तो होनी चाहिए, देयर इज नो टू थिंग्स अबाउट इट। लेकिन जितना इसका टाइम पीरियड कम से कम किया जा सकता है उतना टाइम कम से कम किया जाए, ताकि तसलसल चले, सरकार का, गवर्नमेंट का तसलसल चले और इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हो, ताकि बैक ऑन ट्रैक हो सके चीजें। तो ये तो कोई गलत बात नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं सर, बात गलत नहीं है, बात सर सवाल ये है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने आखिरी दिन ही ये तमाम चीजें सेटल डाउन की कि जनाब नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। उससे पहले तक तो हर टीवी टॉक शो के अंदर ये बात होती थी कि भाई होंगे नई मरदमशुमारी के तहत या पुरानी मरदमशुमारी के तहत। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया था कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। उससे पहले ही कहा जा रहा था कि जनाब नई मरदमशुमारी के तहत नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये बोल के गए। खैर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने आखिरी दिन ये बात का फैसला कर लिया। सर ये आखिरी दिन क्यों लेके गए? तो देखें ना, ये तो बहुत, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आखिरी दिन हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं, ये तो कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो ये तो एक बड़ी अच्छी मतलब मेरे ख्याल से गुफ्तगू है जिसमें सारी पार्टीज ऑन बोर्ड है कि सबने एक बात पे मुतफिक डिसीजन मेक किया कि सब स्टेक होल्डर्स सब एक ही बात पे मुतफिक हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से एक हमें इस बात पे खुशी जाहिर करनी चाहिए कि सारी पार्टीज ऑन बोर्ड है, सबने कायदे लिमिटेशन होनी चाहिए और एक प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो टाइम पीरियड है वो कम से कम लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने अभी डॉलर की बात की, मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखें आज भी हमारे पास वक्त है, टाइम है। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज को बड़ा ध्यान से बनाना चाहिए और उसको अगर हम नहीं बनाएंगे तो डॉलर हम यहाँ से आगे जाते हुए देखते रहेंगे और पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट फर्दर होता रहेगा। आप मुझे बताएं ना कि हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे तो कम हुआ है, $2.5 बिलियन से भी कम आया है, लेकिन इससे भी कम आना चाहिए, हमें तो सरप्लस में आना चाहिए। और फिर दूसरा मसला हमारा बजट डेफिसिट का है, हमें बजट डेफिसिट को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा बजट डेफिसिट होता है तो हम इंटरनल फाइनेंसिंग या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है, करेंसी डिवैल्यूएशन होती है। अब देखिए ये सब डिसीजन मेकिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री को करने पड़ेंगे और ये सब पहले तो ये होता था ना कि फाइनेंस मिनिस्टर इस सियासी जमात का है, उस सियासी जमात का है, उसके अपने मफादात हैं, इसके अपने मफादात हैं। अब तो सर टेक्नोक्रेट्स है ना, अब तो माहिर हैं बिल्कुल अपनी अब क्या मुश्किलात है सर फिर? नहीं, मेरा ख्याल है आपने देखा नहीं, लास्ट जो गवर्नमेंट बैठी थी उसमें भी आपको सामने है डेफिसिट थोड़ी $15-20 बिलियन का डेफिसिट थोड़ी आ रहा था। जो पुरानी हुकूमत थी जो 4.25 साल करके बैठे थे वो तो $15 से $20 बिलियन का हर साल डेफिसिट लेके आते थे। इसमें तो हर महीने का सरप्लस आया है जो लास्ट हुकूमत अभी हमने खत्म की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका पॉलिसीज का तसलसल चलेगा और इसी तरह काम होता रहेगा कि जो ना हम इसका सरप्लस लेके आएंगे तो ये हमारी करेंसी को फर्दर डिवैल्यूएट नहीं होने देगा। लेकिन इसके अलावा हमें इधर बजट डेफिसिट को भी देखना पड़ेगा। देखिए कुछ इकदाम तो ये हैं जहां हमें अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ानी है, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ेगी, बढ़ते टाइम लगता है। मुझे पता है कि SIFC का बड़ा अच्छा टारगेट है, 3 साल में हमने FDI को अट्रैक्ट करना है, $100 बिलियन अट्रैक्ट करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कर्टेलिंग ऑन
एक्सपेंडिचर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हम बजट डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करेंगे और एक्सटर्नल इंटरनल फाइनेंसिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, रुपया फर्दर डिप्रिशिएट होता रहेगा। हमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है और खाली एक सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर्स में जरूरत है। मेड में भी ये जो आपका बिजली का जो घर है वो देखें ना आप, क्या अभी भी हमारे ऊपर बिजली के यूनिट के प्राइस बढ़ा दिए गए? क्या हमें महंगी बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए? क्या हम वायबल है टू यूज दैट? ये सब सवालात हैं जो जिसके ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अगर हम रिफॉर्म्स करने जाएंगे तभी ये हालात बेहतर हो सकेंगे और चीजें बेहतर हो सकेंगी। और मेरा ख्याल है अगर पॉलिसीज का तसलसल चलेगा तो चीजें बेहतरी की तरफ। ठीक है, चलें, अब आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जरा पाशा साहब से जरा कानूनी मामला को डिस्कस कर लेते हैं। पाशा साहब ये बताइएगा, अगर ये सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत तो लिख दिया, उनको मौसूल भी हो गया, अब ये उसामा गाजी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि अगर वो जाने से इनकार करते हो, कहते हैं मैं तो नहीं जाता, तो फिर क्या होगा, फिर क्या मामला होंगे? आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बजाय ये इलेक्शन की जो डेट है ये अदालत से आएगी? और ये तो जब असेंबली डिसॉल्व हुई उस वक्त भी हम तो यही कहते थे कि इलेक्शन का मामला जो है वो सेटल नहीं होना और ये लामहला तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर जाएगा और वहीं से कोई सूरत निकलेगी। तो अगर और जहां फिर उसको फैसले को तस्लीम करने पर भी तो सवाल आते हैं ना। वही केपी और पंजाब में भी तो आया था फैसला। मेरा ख्याल है मिर्जा साहब जो पहली सूरत हाल थी वो और थी, उसमें दो चीजें थी। एक ये कि पीटीआई ने थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। एक फैसला उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ले लिया सिंगल बेंच का, जनाब जवाद हसन साहब, उनको दूसरी साइड से जब वो चैलेंज हुआ, ये इलेक्शन कमीशन नहीं मेरा ख्याल है वो उसको इंट्रा कोर्ट अपील में ले गए, तो वहां भी पेंडिंग ही था। तो फिर जल्दबाजी कर दी कि 184(3) में आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहां फिर आपको याद होगा बेंचेस का रफड़ा पड़ गया, फिर फैसले होने शुरू हो गए, फिर 4-3 और 3-2, उस चक्कर में मामलात इतने खराब हो गए। उसके बावजूद हमने भी और सारे पाकिस्तान ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठे आपस में बात करें। फिर आपको ये भी याद होगा कि एक अपोजिशन का एक वक्त और एक पीडीएम का वक्त उनकी मीटिंग शुरू हुई और उसमें ये डिसाइड हो गया था कि जुलाई में असेंबली डिसॉल्व करनी है और फिर आगे 3 या 4 महीने के बाद इलेक्शन जो है वो डिसाइड हो गए थे। लेकिन फिर ये भी पता चला कि किसी एक लीडर की हठधर्मी की वजह से वो मुआहदा टूट गया। हालांकि तमाम चीजें फाइनल हो गई थी माह सिवाय डेट ऑफ इलेक्शन के, जो कि मुमकिन है हो सकती थी। जब आज इस दिन जब हम बैठे हैं तो हो सकता है कि इस दिन तक इलेक्शन उस तवातर से अगर देखा जाए तो शायद हो पाते। सर वो बात आपकी सही है, आपने तमाम एक्सरसाइज बता तो दी, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। ये दोनों पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात भी होते हैं। 3 रुकनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और गालिबन 5 या 6 रुकनी हुकूमत की थी जिसमें पीडीएम और दीगर इत्तेहादी शामिल थे। लेकिन सर बात आखिर में आती है कि हमेशा से महफिलों के अंदर, टीवी टॉक शोज के अंदर ये तमाम बातें होती थी कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप पंजाब और केपी के इलेक्शंस पहले करा दें और जनरल इलेक्शंस बाद पे हों। जाहिर सी बात है पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसका बड़ा इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है वजीर आजम बनाने के मामले पर, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो सर नीयत तो पहले ही नहीं थी ना। फिर मैं ये बात कर रहा हूं कि तमाम चीजें अपनी जगह पे, फैसले पे इंप्लीमेंटेशन तो फिर भी नहीं हुई ना सर। मैं वही करता हूँ कि फैसले के पे इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाती फिर भी वो बियॉन्ड 90 डेज था। कहते हैं चोरी एक रुपए की भी हो और 1 लाख की भी हो बराबर है। जब 14 मई का डेट आ गया तो उस वक्त भी 90 दिन से आगे चला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक विंडो ओपन रखी। जब वो विंडो ओपन कर दी तो फिर क्या रह गया? बात सिर्फ इतनी है कि उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का भी यही मौकफ था कि तमाम असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे हों, चूंकि आइंदा चल के फिर अगर हर 5 साल के बाद 6 महीने पहले 2 असेंबलियों के होने हैं और बाकी के बाद में होने हैं तो ये मसले मसाइल रहेंगे। चूंकि पाकिस्तान के मखसूस हालात में है, उनको मद्देनजर रखते हुए आइन में ये प्रोविजन दे दी गई थी कि केयर टेकर सेटअप जो है वो आएगा। केयर टेकर सेटअप इसलिए आना जरूरी था कि वो गैर जानबदार लोग होंगे और उनकी मौजूदगी में इलेक्शन करवाना है। तो जब अगर 2 सूबों में जो कि 65% एरिया बनता है पाकिस्तान का, उनमें हुकूमत 2
दोनों सूबे हुकूमत एक पार्टी की आएगी, तो कैसे मुमकिन होगा कि उन सूबों में कौमी असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो सही तरीके से हो जाए? ये परसेप्शन अपनी जगह पे मौजूद है कि वहां पे ठीक है, तरह के काम हो। बिल्कुल। अच्छा उसामा भाई, ये बताइएगा, ये सवाल भी तो आता ना जहन में, अगर 90 रोज के मामला थे इलेक्शंस के कि तमाम सियासी जमातें ये चाहती थी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, तो फिर सर ये निगरान सेटअप के इख्तियारात में इतना इजाफा क्यों किया गया होगा? ये सिर्फ इसलिए कि अगली बारी भी हमें दी जाए, और उसके लिए इनको ना चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ा है। अच्छा, जिस तरह साहब है कि ये सब कुछ हमारे गले पड़ेगा, वो टेलीविजन प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर आकर कहते हैं, तो ये सब अब कह रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया ना, फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से भी अब ये बातें आने लग गई। इसी तरह से अभी आप देखिएगा चंद दिनों में नूनी की तरफ से आएगा। आपने थोड़ा सा उसका एक इशारा देख लिया। ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले तक वज़ीर दिफा थे, आपको किस तरह से जनाब माजी के किस्से बाजवा साहब ने ये कर दिया, जबकि अभी चंद दिन पहले तक वो बाजवा साहब को डिफेंड भी करते थे और कहते थे कि 2000 हमारे से काफते में सारा कुछ हो रहा था। सही है। तो अब इस तरह से इनको ना चाहते हुए भी बहुत से काम करने पड़े, तो नहीं हो सकते। हाँ जी, ये बहुत और लेट्स सी जनाब आने वाले वक्त में क्या होता है। अब खत तो लिख दिया गया सदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेट्स सी वो मुलाकात करते हैं नहीं करते, और इलेक्शन की डेट क्या आती है क्या नहीं आती, और कल जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। उसामा गाजी बहुत शुक्रिया आपका, हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, फराज लगानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।